इस समय भारत में लोकसभा इलेक्शंस चल रहे हैं। सारी पार्टीज भरसक प्रयास कर रही हैं कि वो मैक्सिमम वोटर्स को लुभा सके। हालांकि जो फोकस है वो दो पार्टीज पर है, कांग्रेस और बीजेपी। बीजेपी सत्ता में बनी रहना चाहती है, वहीं कांग्रेस सत्ता में वापस आना चाहती है। आखिर होगा क्या, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन इस समय लोकसभा इलेक्शंस और कई ज्वलंत मुद्दों पर मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं कांग्रेस की एक एनर्जेटिक यूथ लीडर अलका याग्निक। मैम, मेरे मंडे टॉक इंटरव्यू सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। धन्यवाद अनुराग जी। पहला सवाल मेरा आपका सीधा लोकसभा इलेक्शंस से ही है, बिकॉज इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्या लगता है कांग्रेस कैसा परफॉर्म करेगी, क्या जीतेगी कांग्रेस? देखिए, हमारा नारा ये है कि जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। भारत को जोड़े रखने की एक चुनौती देश के सामने है, जिस चुनौती को हम पार कर चुके भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा के माध्यम से। और स्वाभाविक है, जुड़ा हुआ भारत है तो इंडिया की जीत, इंडिया अलायंस की जीत स्वाभाविक है, जिसे कोई इनकार नहीं कर सकता। अनुराग जी, मैं महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी 10 जनवरी को संभाली है। देश के मात्र 2 राज्य रह गए, आंध्र प्रदेश और हिमाचल, जहां मैं अभी नहीं गई हूं, लेकिन जल्द हिमाचल जाने वाली हूं। पूरे देश का दौरा किया है, कहीं पर भी भाजपा मोदी की लहर नहीं है। इस पर किसी को प्रधानमंत्री बनाने से ज्यादा अधिक मोदी जी को प्रधानमंत्री पद से हटाने के लिए देश का युवा, बेरोजगार, किसान, आदि आबादी पूरी तरह से जो है वो सड़कों पर है। कहीं कोई भाजपा की, मोदी जी की लहर नहीं है। और मैं कह सकती हूँ इंडिया अलायंस बड़ी मजबूती के साथ, बिना डरे, बिना रुके, बिना झुके, चाहे जेल भेज दिया जा रहा हो, चाहे हमारे पर आर्थिक हमला किया जा रहा हो, हमारे अकाउंट फ्रीज कर दिए गए हो, हर तरह से संवैधानिक संस्थाएं हमारे खिलाफ हो, धन बल में वो हमसे आगे हो, सत्ता में है, तो भी मैं कह रही हूँ मुझे पूरा विश्वास है कि भाजपा 200 से कम सीटों पर निपटने वाली है और इंडिया अलायंस पूर्ण बहुमत के साथ देश में सरकार बनाने जा रही है। इस लोकसभा इलेक्शंस 2024 में धर्म का मुद्दा बहुत ज्यादा उछाला जा रहा है। क्या आप ये पर्सनली मानती हैं कि राजनीति और धर्म को साथ में मिक्स करना ठीक है? अनुराग जी, मेरा मानना है कि राजनीति का धर्म होना चाहिए, धर्म में राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन भाजपा पूरी तरह से धर्म की राजनीति खेल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 140 करोड़ के देश के 10 साल से पूर्ण बहुमत की सरकार के प्रधानमंत्री हैं। हाँ, वो कहते हैं कि कांग्रेस आ गई तो राम मंदिर पर बुलडोजर चल जाएगा। क्या ये भाषा होनी चाहिए देश के प्रधानमंत्री की चुनावी सभाओं में? वो ये भी कहते हैं कि अगर मुसलमान आ गए तो ये घुसपैठियां हैं, आपके जो है सारी संपत्तियां जो है बेचकर इन्हें सौंप दी जाएंगी। मंगलसूत्र, मां से महंगाई का जिक्र नहीं करते जिससे महिलाएं परेशान है, लेकिन उनके मंगलसूत्र खतरे में। गुजरात में कहते हैं आपकी 2 भैंस में से 1 भैंस खोलकर कांग्रेस इनको दे देगी। तो भाजपा पूरी तरह से, आज मैं स्मृति ईरानी को अमेठी में सुन रही, आज अमेठी का 5वें चरण का देश का चुनाव संपन्न हो जाएगा, रुक जाएगा। वहां पर 20 को मतदान है। योगी जी हो, प्रधानमंत्री जी हो, अमित शाह जी हो, मैंने किसी को भी अमेठी में ईरानी जी के लिए नहीं देखा। और ईरानी भी आज भाषण में कह रही है कि कांग्रेस आ गई तो राम मंदिर जो है वो तोड़कर मस्जिद बना दी जाएगी। आप भाषण खोखले देखिए धर्म के ऊपर, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद पाकिस्तान, और डराया जा रहा है कि मंदिर पे बुलडोजर चल जाएगा, मंगलसूत्र खतरे में है मुसलमानों को। तो ये साफ दिखाता है राजनीति खोखली है। 10 साल का हिसाब दो, जवाब दो। जनता कह रही है ना हिसाब है ना जवाब है। हिसाब इलेक्टोरल बॉन्ड, खुलासा हुआ है कि जिन गौ माता के नाम पर ये वोट मांगते रहे, इलेक्टोरल बॉन्ड में इन्होंने उन्हीं से जो है वो बीफ कंपनियों से चंदा लिया है। इनकार नहीं कर पा रहे कि हाँ हमने उनसे चंदा लिया है। वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों ने बीच कोरोना महामारी में मौत के मुंह में जा रहे लोगों से वैक्सीन के नाम पर करोड़ों वसूला, और उसी कंपनी से इलेक्टोरल बॉन्ड में प्रधानमंत्री जी ने चंदा लिया, बीजेपी ने, और आज वो कंपनियां देश छोड़कर भाग गई हैं।
जवाब मुद्दे हैं। किसान अपनी आय दुगनी होनी थी, 2022 में मोदी जी से पूछ रहा है, आय दुगनी तो नहीं हुई, कर्ज दुगना हुआ, एमएसपी पे कानून देंगे या नहीं देंगे? 10 साल बीत गए, चुनाव में जा रहे हैं, कोई जवाब नहीं। हमारा है कि हम कानून सरकार में आते ही पहले 100 दिन पहली कैबिनेट की मीटिंग में एमएसपी पे कानून देने जा रहे हैं, किसानों को फसल का उचित दाम मिलेगा, जीएसटी टैक्स मुक्त कृषि उपकरण करने जा रहे हैं, किसान का पूंजीपति मित्रों का कर्ज मोदी जी आपने, बीजेपी ने माफ किया 16 लाख करोड़ का, हम किसानों का एक एक पाई का कर्ज माफ करने जा रहे हैं। ये हमारा किसानों को लेकर है। श्रमिक न्याय की बात हो रही है, राहुल गांधी जी की यात्रा में भी बात हुई कि श्रमिक को कानून लाकर 400 रुपया न्यूनतम मजदूरी दिहाड़ी देने का कानून आएगा, 25 लाख रुपए तक का उसे मुफ्त इलाज उसे उसके परिवार को देने का वायदा श्रमिक न्याय में कांग्रेस और इंडिया अलायंस कर रहा है। हम महंगाई की बात कर रहे हैं, आज भी आप देखिए खाने की चीजें हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, एलपीजी घरेलू सिलेंडर हो, सबकी कीमतें पार कर चुकी हैं, लेकिन कोई राहत के ऊपर महंगाई पर भाषण प्रधानमंत्री मोदी जी का नहीं है। हम कह रहे हैं कि हम आएंगे तो बहनों को महंगाई से राहत के लिए 8,500 रुपया हर महीने की पहली तारीख को उनके खाते में डालेंगे और साल का 1 लाख रुपया। ये हमारा आर्थिक सशक्तिकरण का वायदा है। महंगाई से लड़ने और बेरोजगारी से लड़ने का एक हथियार है कि हम जो पूंजीपति मित्रों की जेब में डाला, हम किसान का कर्ज माफ करेंगे, युवाओं को 30 लाख सरकारी पक्की नौकरी के पद खाली हैं, हम बहाल करने जा रहे हैं, 30 लाख सरकारी पक्की नौकरियों की भर्ती शुरू करेंगे। हम लोग जो है बहनों के खातों में पैसे डालकर महंगाई से लड़ने के लिए उन्हें ताकत देंगे। हम श्रमिकों की बात कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी हिंदू मुस्लिम मंदिर का डर, मंगलसूत्र का डर दिखाकर खोखले भाषणों से अपने आप को बेनकाब कर रहे हैं। मेरा आपसे अगला सवाल है, आप ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की प्रेसिडेंट भी हैं, आप खुद एक महिला हैं, दूसरी तरफ मोदी जी नारी शक्ति की बात करते हैं अक्सर। आपको क्या लगता है पिछले 9-10 सालों में नारी शक्ति कितनी स्ट्रांग हुई है इंडिया में? देखिए, सबसे पहला धोखा तो ये हुआ कि 10 साल की पूर्ण बहुमत की मोदी जी भाजपा की सरकार थी, महिला आरक्षण कानून 10 साल में नहीं लाए। मात्र कुछ महीने पहले 24 के चुनाव से पहले लाए, कानून पास हो गया, लागू नहीं किया। लागू करते तो क्या होता, 180 से अधिक बहनें इस 2024 के लोकसभा के चुनाव में लड़ती, जीतती और संसद पहुंचती और आदि की आबादी की आवाज जो है, अधिकार, सुरक्षा, उस पे बात हो पाती, पर वंचित रखा गया, धोखा दिया गया और आज महिला आरक्षण एक जुमला साबित हुआ है। सुरक्षा की बात करूंगी, आज साक्षी मलिक की एफआईआर नहीं होने दी, गृह मंत्री जी ने, अमित शाह जी ने दिल्ली पुलिस पर दबाव बनाए रखा, सुप्रीम कोर्ट गई हमारी बेटी साक्षी मलिक, तब ब्रजभूषण के खिलाफ एफआईआर होती है, लेकिन गिरफ्तारी हुई नहीं हुई। यहीं से बेटी बचाओ का नारा खोखला साबित होता है। ब्रजभूषण की टिकट हमारे सबके दबाव बनाने से कट तो गई, लेकिन परिवारवाद की प्रधानमंत्री मोदी जी आप बात करते हैं, टिकट किसे दी? भाजपा के किसी कार्यकर्ता को नहीं दी, ब्रजभूषण शरण की टिकट काटकर उसी के बेटे को वहां से चुनाव में उतारते हैं। किसानों को ट्रैक्टर के नीचे कुचलने वाले को आप जो है टोनी, उनको टिकट देते हैं, जबकि उनका बेटा किसानों को ट्रैक्टर के नीचे कुचलने के तहत आज जेल में है। हाँ या नहीं? परिवारवाद किसान को कुचला, बेटियों को रोंदा आपने जिस तरीके से, और उन सभी अपराधियों को। आपका प्रज्वल रेवन्ना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर्नाटक के हासन में हाथ उठाकर प्रज्वल रेवन्ना को दिया हुआ वोट मुझे वोट होगा, उसे दी गई ताकत मुझे होगी। मोदी जी ने कहा, कौन है प्रज्वल रेवन्ना? 3000 वीडियो आज पूरे कर्नाटक में वायरल है। 1000 बहन बेटियों के साथ 5 साल तक एचडी रेवन्ना पिता और उनके बेटे प्रज्वल रेवन्ना जो सांसद है, उन्होंने यौन उत्पीड़न किए, बलात्कार किए हैं। आज वो देश छोड़कर भाग गया है। प्रधानमंत्री जी मोदी चुप्पी तोड़िए, प्रज्वल रेवन्ना को देश वापस लाकर कर्नाटक की सरकार को सौंपिए, बेटियों के साथ न्याय करिए। गुहार लग रही है, पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चुप है। कितने उदाहरण आपको इन 10 सालों में दे? डबल इंजन की सरकार मणिपुर में आदिवासी बेटियों को पुलिस सुरक्षा से घसीटकर बाहर लाकर नग्न करके सामूहिक बलात्कार किया गया या नहीं? क्या मणिपुर के मुख्यमंत्री का इस्तीफा मोदी जी आपने लिया? नहीं लिया, आप उनके साथ खड़े रहे। आप बिल्किस बानो के 11 बलात्कारियों को रिहा करने का अपराध करते हैं, सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करते हैं, वापस उन 11 बलात्कारियों को जिन्हें मोदी जी और आपकी सरकार मोदी जी ने रिहा किया था, उन्हें जेल में डालने का काम करते हैं। संदीप सिंह हरियाणा का मंत्री है, गंभीर यौन उत्पीड़न के मामले दर्ज है, लेकिन हरियाणा की पुलिस हिम्मत नहीं दिखा पा रही मंत्री संदीप सिंह को गिरफ्तार करने की। साक्षी मलिक का मामला, ब्रजभूषण शरण का, कुलदीप सिंह सेंगर, कितने उदाहरण आपको मैं ऐसे बताऊं। बीएचयू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी
जिस बीएचयू से आप आते हैं, बल्कि वाराणसी से चुनकर आते हैं, वहां पर बीएचयू में पढ़ने वाली आईआईटी की छात्र के सामूहिक बलात्कारी आपके आईटी सेल के बड़े नेता हैं। आपकी तस्वीरें हैं प्रधानमंत्री जी, स्मृति ईरानी जी आपके साथ। न्याय मिल रहा है बेटियों को? न्याय मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। तो यहीं से बेटी बचाओ महिला सुरक्षा के जो दावे हैं वो खोखले साबित हुए पिछले 10 सालों में। मैम, एक चीज मैं आपसे जानना चाहता हूँ। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कहते हैं, बीजेपी कहती है, उनके नेता कहते हैं, प्रेस इंटरव्यूज में भी उन्होंने कहा कि भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, बहुत बड़ी इकोनॉमी बनेगा, बहुत कुछ होगा। चलिए, अच्छी बात है। बट दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं, कांग्रेस कह रही है, या हम देखते हैं अक्सर कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है और लोग परेशान हैं। तो ये दोनों चीजें एक साथ तो नहीं हो सकती ना। या तो भारत डेवलप हो रहा है, इकोनॉमी ताकतवर हो रही है, या फिर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, गरीबी बढ़ रही है। दोनों चीजें एक साथ तो नहीं हो सकती। तो इस पे मैं आपका कमेंट चाहूंगा कि आखिर सच कौन बोल रहा है। मैं आपसे कुछ पूछती हूँ, आपके दर्शकों से। देश का रुपया लगातार गिर रहा है। मनमोहन सिंह जी के समय पर $1 45 रुपए था, आज 83 रुपए पहुंच चुका है। ये मजबूत देश की मजबूत अर्थव्यवस्था की निशानी है, हाँ या ना, कि रुपया गिरा हुआ है? नंबर 1, देश पे कर्ज 3 गुना होना क्या देश की अर्थव्यवस्था मजबूती को दिखाता है? कि आजादी से लेकर 2014 तक देश पे कर्ज था 50 लाख करोड़ का। मोदी जी के 10 साल के शासन काल में, मात्र 10 साल, एक तरफ 70 साल, दूसरी तरफ ये 10 साल, अगर मैं कहूँ 65 साल और 10 साल कहें, तो कर्ज 3 गुना हुआ है। 207 लाख करोड़ का कर्ज हो चुका है। तो ये अर्थव्यवस्था मजबूत की निशानी है। जिस देश का युवा रिकॉर्ड ब्रेक हो गए, 45 साल के बेरोजगारी की कगार पे खड़ा है, क्या ये मजबूत अर्थव्यवस्था की निशानी है? अगर विकास हो रहा है तो काम कौन कर रहा है विकास का? 2 हाथ कर रहे होंगे, यानी कि दोनों हाथों में रोजगार होगा। लेकिन अगर विकास हो रहा है तो बेरोजगारी क्यों है? तो स्वाभाविक है, विकास जो हो रहा है वो चंद पूंजीपति मित्रों तक, उनके उद्योगों तक सीमित कर दिया गया है। बाकी सबको, छोटे कुटीर लघु उद्योग जिन्हें एमएसएमईज कहते हैं, वो बर्बाद कर दिए गए हैं, वो बंद कर दिए गए। कितने लोगों ने देश की नागरिकता, लाखों लोगों ने देश की नागरिकता छोड़कर विदेश चले गए। कितने उद्योग बंद हो गए छोटे। तो विकास जो है, और आपकी सच्चाई है कि आप आर्थिक विषमता की जो खाई भरनी थी उसे और गहरी की है। कैसे? आज 21 पूंजीपति मित्रों को एक तरफ खड़ा कर दीजिए, देश के 21 पूंजीपति मित्रों को एक तरफ, और 70 करोड़ की आबादी को दूसरी तरफ खड़े कर दीजिए। दोनों को कहिए अपना धन निकाल कर रखे देश के सामने। 70 करोड़ आबादी के पास आज उतना धन नहीं है, संपत्ति, जितनी मात्र 21 पूंजीपति मित्रों के पास जितनी धन और संपत्ति है। ये आर्थिक विषमता है, ये संविधान पर हमला है। जो संविधान कहता है कि आर्थिक विषमता नहीं होनी चाहिए, सब में आर्थिक जो देश की संपत्ति है, संसाधन है, उस पे बराबर का हक होना चाहिए, पर देश के संविधान पर हमला है, आर्थिक विषमता है। तो ये कौन सी अर्थव्यवस्था? मैं बताती हूँ कि पेट्रोल डीजल सेंचुरी पार कर चुका है, लोगों के पास खाने की चीजों के लिए काम और कमाई और पैसा नहीं है, भुखमरी कहें, कुपोषण कहें, जो मीडिया आवाज उठा रहा है, आप देखिए वो मीडिया के इंडेक्स में, जो मीडिया की आजादी पर हम कहाँ खड़े हुए हैं, क्योंकि उनकी जबान सील दी गई है कि देश की सिर्फ हमारा जो ढपली बजाई जा रही है ना, वो जो कोरोना में भी हुआ था, ताली बजाओ, थाली बजाओ, ढपली बजाओ, टॉर्च की लाइट जलाओ, है ना, और आपकी धार्मिक भावनाओं के खेल कर असल मुद्दों से भटका दीजिए। तो आप समझ रहे हैं, ये देश एक ऐसी कगार पर आकर खड़ा हो चुका है जहां पर या तो संविधान, लोकतंत्र बर्बाद हो जाएगा, और ये आज संविधान, लोकतंत्र और देश को एक रखने की लड़ाई को इंडिया अलायंस कांग्रेस मजबूती से लड़ने की हम प्रयास कर रहे हैं, जिसमें हम जीतते हुए दिख रहे हैं। राम राज कौन लाएगा? बीजेपी लाएगी या कांग्रेस लाएगी? देखिए, रामराज जनता के 140 करोड़ की जनता के एक वोट से, एक मत से आएगा, रामराज आएगा। भगवान राम का मंदिर तो आ गया, कानून का फैसला था, सबको स्वीकार हुआ, भव्य मंदिर बना है, लेकिन भाजपा उसका राजनीतिक लाभ उठाना चाह रही है। अटल जी ने एक बार जब प्रधानमंत्री जी थे और मोदी जी मुख्यमंत्री थे, कहा था, मोदी जी अपना राज धर्म निभाइए। एक राजा के लिए जनता प्रजा बराबर होती है, लेकिन आप अपना राज धर्म नहीं निभा रहे हैं। आज भी वही कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री। मणिपुर में 2 समुदाय हो या देश में 2 धर्म हो, उनको लड़ा कर आपस में अपनी सत्ता, अपनी कुर्सी बचाने के लिए वो जो प्रयास है,
उसे देश फेल करने जा रहा है। राम राज तब आएगा जब किसान को न्याय मिलेगा। राम राज तब आएगा जब महिलाएं सुरक्षित होंगी। राम राज तब आएगा जब बेरोजगार युवाओं के हाथ में रोजगार होगा, कोई भूखा नहीं सोएगा, देश में सुरक्षा होगी, सरहदें सुरक्षित होंगी। राम राज तब आएगा जब रावण से राम डरे नहीं थे, युद्ध किया था और जीते थे। और यहाँ की हमारी जो आज सरकार है वो चीन से डरी हुई है, और चीन हमारी सरहदों में घुस के अपनी जो इमारतें खड़ा कर रहा है। देश का प्रधानमंत्री कहता है ना कोई घुसा हुआ था ना कोई घुसा हुआ है। प्रधानमंत्री डरे हुए हैं, चीन को लाल आंख करके दिखानी है, लेकिन उनके सामने आत्मसमर्पण किया हुआ है, स्वीकार नहीं रहे। लेकिन भगवान श्री राम ने रावण को स्वीकार नहीं किया, युद्ध किया, चाहे वो सीता माँ के लिए था, चाहे रावण की लंका का दहन करके जो है उसे पूरी लंका में एक राम राज स्थापित करने का था। तो ये काम हुआ। तो तुलना कीजिए, राम मंदिर आ गया वो बिल्कुल, लेकिन राम राज की स्थापना 140 करोड़ की जनता 4 जून को अपने एक मत से जो सरकार बनेगी, असल में राम राज तब स्थापित होगा। और जो मुझे पूरा भरोसा है, उस राम राज को अब स्थापित होने से कोई रोक नहीं सकता है। वो राम राज मंदिर आ गया और राम राज की स्थापना 4 जून को देश में होने जा रही है। इस समय भारत के सामने सबसे बड़ी 3 चुनौतियां क्या है? देखिए, मैं फिर कहूंगी, सबसे बड़ी चुनौती आधी आबादी के साथ जो है वो महंगाई है। दूसरा बेरोजगारी। तो बेरोजगारी, महंगाई, और दूसरी मैं कहूंगी देश को एक रखने की चुनौती। महात्मा गांधी जी भी लड़ते इस देश के लिए। धर्म के नाम पर जब जब युद्ध हुआ, देश का बंटवारा हुआ है। हिंदुस्तान पाकिस्तान धर्म के आधार पर एक देश बना और आज वो देश बर्बादी के कगार पर है। और इंदिरा गांधी जी ने उसी देश के, पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके बांग्लादेश का निर्माण किया, और हिंदुस्तान आज भी एक मजबूती से खड़ा हुआ है। सो मैं फिर कहूंगी देश को एक रखना, महंगाई, बेरोजगारी, ये सबसे बड़े मुद्दे हैं। अगर इनसे आप पार पा गए तो स्वाभाविक है हमारा देश का किसान, हमारा सरहद पे खड़ा जवान, हमारा देश खुशहाली की तरफ जाएगा। स्वाभाविक है रोजगार होंगे, महंगाई नहीं होगी, देश उन्नति करेगा, विकास के रास्ते में आगे बढ़ेगा, कर्ज कम होगा, बोझ कम होगा, और देश में एक सुरक्षा भाव आ पाएगा। और अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता हमारे देश की। लोकसभा इलेक्शंस में कांग्रेस जीती तो पीएम कौन बनेगा? मैंने फिर कहा, आप एक पत्रकार हैं, मैं एक कांग्रेस पार्टी की कार्यकर्ता हूं। आप दोनों और मैं एक चैनल पे बैठकर प्रधानमंत्री तय नहीं कर सकते। लोकतंत्र का ये अधिकार है। 140 करोड़ की आबादी में 90 करोड़ मतदाता अपना मतदान देंगे। हमारा नेता पूछेंगे कांग्रेस से निजी तौर पर राहुल गांधी। इस कांग्रेस का, देश का भविष्य, आने वाले समय में भविष्य का एक नेता जिसने उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम इस देश को 10,000 किलोमीटर की यात्रा उनके मुद्दों में, जो दक्षिण भारत से लड़ता है जीतता है, जो उत्तर भारत के रायबरेली से लड़ रहे हैं तो जीतेंगे। वही एक नेता है, मुझे लगता है, जो देश को एक रखने में, देश के मुद्दों को जिंदा रखने में और देश में आगे बढ़ने में, देश को आगे बढ़ाने में मदद करता है। उनका नाम है श्री राहुल गांधी। मेरा भविष्य का नेता, मेरे लिए भविष्य का प्रधानमंत्री का जो सपना है वो श्री राहुल गांधी है। इतना बिजी शेड्यूल होने के बावजूद आपने मेरे लिए टाइम निकाला, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी धन्यवाद अनुराग जी, शुभकामनाएं।